पहला, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब हमें इसमें इनका परिमाण ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर आई कैप धन जे कैप धन के कैप। तो हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। मतलब हम सदिश ए का मॉड ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। फिर हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखते हैं। तो यहाँ पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1 और के का गुणांक 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग और 1 का वर्ग होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1 धन 1। फिर हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए का मॉड बराबर आ जाएगा करनी 3। तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण आया करनी 3। तो हम सदिश बी का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सदिश बी बराबर है 2 आई कैप ऋण 7 जे कैप ऋण 3 के कैप। तो हम सदिश बी का परिमाण मतलब सदिश बी का मॉड ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। यहाँ पर आई का गुणांक है 2, जे का गुणांक है ऋण 7 और के का गुणांक है ऋण 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 7 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग। तो सदिश बी का मॉड बराबर करनी 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन ऋण 7 का वर्ग हो जाएगा 49 धन ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा 9। फिर यहाँ सदिश बी का मॉड बराबर हम इसमें 9 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 58। फिर हम 58 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62। तो यहाँ पर सदिश बी का परिमाण आया करनी 62। तो अब हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो सदिश सी बराबर है 1/3 आई कैप धन 1/3 जे कैप ऋण 1/3 के कैप। तो हम इसका परिमाण मतलब सदिश सी का मॉड ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। यहाँ पर आई का गुणांक है 1/3, जे का गुणांक है 1/3 और के का गुणांक है ऋण 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 का वर्ग धन 1/3 का वर्ग धन ऋण 1/3 का वर्ग। फिर यहाँ सदिश सी का मॉड बराबर करनी हम इनका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 धन, यहाँ पर 1/3 धन, यहाँ पर 1/3। फिर सदिश सी का मॉड बराबर यहाँ पर इनके हर समान है तो हम इसे जोड़ सकते हैं। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3/3। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सदिश सी का मॉड बराबर यहाँ पर बचा है करनी 1 और हम करनी 1 को सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर सदिश सी का परिमाण आया है 1। दूसरा, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो हम इसमें दो ऐसे सदिश लिखने हैं जिसमें केवल उनके परिमाण समान हो, बाकी उनकी दिशा विपरीत हो सकती है। तो यहाँ पर हम पहला सदिश लिखते हैं सदिश ए बराबर आई कैप ऋण जे कैप धन के कैप और सदिश बी बराबर आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप। तो यहाँ पर हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो वो आएगा करनी 3 और हम इसका ज्ञात करेंगे तो वो आएगा करनी 3। तो यहाँ पर सदिश ए का मॉड बराबर सदिश बी का मॉड बराबर, यहाँ पर इन दोनों का परिमाण समान है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा करनी 3। तो यहाँ पर केवल इनके परिमाण समान है, बाकी इनकी दिशा विपरीत है, इसीलिए यहाँ पर सदिश ए सदिश बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये है दो सदिश जिनके परिमाण समान है। तीसरा, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो हम इसमें दो ऐसे सदिश लिखने हैं जिसमें केवल उनकी दिशा समान हो, बाकी उनके परिमाण अलग हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं पहला सदिश ए बराबर आई कैप ऋण जे कैप धन के कैप। तो अगर हम इसमें किसी अदिश राशि से गुणा करेंगे तो यहाँ पर केवल इसके परिमाण में परिवर्तन होगा, बाकी यहाँ पर दिशा वही रहेगा। तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सदिश ए बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप ऋण 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा जे कैप धन, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पर यह दो विभिन्न सदिश जिसमें केवल इनकी दिशा समान है, बाकी यहाँ पर इनके परिमाण अलग है। चौथा, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2 आई कैप धन 3 जे कैप और एक्स आई कैप धन वाई जे कैप समान हो। तो हम इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं जिससे यहाँ पर ये दोनों सदिश समान हो। और यहाँ पर ये दोनों सदिश तभी समान हो सकते हैं जब इनके परिमाण व दिशा दोनों समान हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा 2 और वाई का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ये दोनों समान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 2 आई कैप धन 3 जे कैप बराबर है एक्स आई कैप धन वाई जे कैप। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर 2। फिर यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 3। तो यहाँ पर x का मान आया है 2 और y का मान आया है 3। पांचवा, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु ऋण 5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सदिश है जिसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये है, तो हम इसमें इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये है हमारा सदिश, जहाँ पर ये है बिंदु P और यहाँ पर ये है बिंदु Q और यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु इसीलिए इसके निर्देशांक है 2,1 और यहाँ पर अंतिम बिंदु इसीलिए इसके निर्देशांक है ऋण 5,7। तो यहाँ पर सदिश ऐसा है, इसीलिए पहले हम सदिश पी क्यू ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश ओ क्यू माइनस सदिश ओ पी, और यहाँ पर ओ क्यू है ये और ओ पी है ये। तो यहाँ सदिश पी क्यू बराबर
हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 आई कैप धन 7 जे कैप। ऋण हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप धन 1 जे कैप, और हम एक जे कैप को सिर्फ जे कैप भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप धन जे कैप। फिर यह सदिश पी क्यू बराबर यहाँ पर ऋण 5 आई कैप धन 7 जे कैप, फिर ऋण का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप ऋण जे कैप। फिर सदिश पी क्यू बराबर हम ऋण 5 आई कैप में 2 आई कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7, और यहाँ पर आई कैप धन हम 7 जे कैप में 1 जे कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 जे कैप। तो हम इसके अदिश घटक व सदिश घटक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अदिश घटक है ऋण 7 और 6, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 कॉमा 6, और यहाँ पर सदिश घटक है ऋण 7 आई कैप और 6 जे कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 आई कैप कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 6 जे कैप। तो फिर इसके अदिश घटक है और सदिश घटक है ये। छठवा, सदिश ए बराबर ए, सदिश बी बराबर ए और सदिश सी बराबर ए का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इनका योगफल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इन तीनों सदिशों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप, फिर सदिश बी बराबर ऋण 2 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप, फिर सदिश सी बराबर आई कैप ऋण 6 जे कैप ऋण 7 के कैप। तो हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे, मतलब हम इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी बराबर यहाँ पर सदिश ए है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप धन सदिश बी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप धन सदिश सी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण 6 जे कैप ऋण 7 के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी बराबर हम कोष्टक को हटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप, फिर धन का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप। इस तरह से ये हो जाएगा धन आई कैप ऋण 6 जे कैप ऋण 7 के कैप। तो यहाँ से सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी बराबर, तो हम इनको जोड़ेंगे, तो हम आई कैप में आई कैप को, जे कैप में जे कैप को और के कैप में के कैप को ही जोड़ेंगे। तो हम पहले आई कैप में आई कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप और यहाँ पर बचा है ऋण 2 आई कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आई कैप। तो यहाँ पर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर हम ऋण 2 जे कैप में 6 जे कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 जे कैप और यहाँ पर बचा है धन 4 जे कैप। फिर हम ऋण 8 जे कैप में 4 जे कैप को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 जे कैप। हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 6 के कैप और यहाँ पर बचा है ऋण 7 के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 के कैप। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण के कैप। तो यहाँ पर इनका योगफल आया है ऋण 4 जे कैप ऋण के कैप। सातवां, सदिश ए बराबर आई कैप धन जे कैप धन 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें ए कैप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश जो होता है सदिश ए बटे सदिश ए कमोड, और यहाँ पर सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश का मतलब है ए कैप। फिर यहाँ पर बराबर में आ जाएगा सदिश ए बटे सदिश ए कमोड, फिर यहाँ से ए कैप बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन जे कैप धन 2 के कैप बटे, तो यहाँ पर सदिश ए कमोड का मतलब है कि हम इसमें इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। हम यहाँ पर आई जे के गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है 1 और के का गुणांक है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग, तो यहाँ से ए कैप बराबर आई कैप धन जे कैप धन 2 के कैप बटे करनी। यहाँ पर 1 का वर्ग होता है 1 धन, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 धन, हम 2 का वर्ग करेंगे जो होता है 4। तो यहाँ से ए कैप बराबर आई कैप धन जे कैप धन 2 के कैप बटे, हम इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 6। तो यहाँ से ए कैप बराबर हम इसे इन सभी के हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप बटे करनी 6, फिर इसके हर में तो यहाँ पर आ जाएगा धन जे कैप बटे करनी 6, फिर इसके हर में तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 कैप बटे करनी 6। तो यहाँ पर सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश का मान है ये। आठवां, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है। तो हम इसमें सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, और यहाँ पर बिंदु पी का मान है ये और बिंदु क्यू का मान है ये। तो सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सदिश पी क्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है बिंदु पी बराबर 1, 2, 3 और बिंदु क्यू बराबर 4, 5, 6। तो अब हम सदिश पी क्यू ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश ओ क्यू माइनस सदिश ओ पी। तो सदिश पी क्यू बराबर यहाँ बिंदु क्यू है ये, तो यहाँ पर सदिश ओ क्यू हो जाएगा 4 आई कैप धन 5 जे कैप धन 6 के कैप ऋण, यहाँ पर बिंदु पी है ये, तो यहाँ पर सदिश ओ पी हो जाएगा 1 आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप, और हम 1 आई कैप को सिर्फ आई कैप भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप। फिर सदिश पी क्यू बराबर यहाँ पर है 4 आई कैप धन 5 जे कैप धन 6 के कैप, फिर ऋण का इसमें गुणा, तो आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप ऋण 3 के कैप। तो सदिश पी के बराबर हम 4 आई कैप में 1 आई कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप।
फिर हम 5 जे कैप में 2 जे कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जे कैप। फिर हम 6 के कैप में 3 के कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के कैप। तो यहाँ पर सदिश पी क्यू का मान आया है ये। तो अब हम सदिश पी क्यू अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है सदिश पी क्यू बटे सदिश पी क्यू का परिमाण। तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप धन 3 जे कैप धन 3 के कैप बटे हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। हम आई जे और के गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप धन 3 जे कैप धन 3 के कैप बटे करनी। हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 3 गुणा यहाँ पर 3 का वर्ग तो यहाँ पर 3 आई कैप धन 3 जे कैप धन 3 के कैप बटे यहाँ पर वर्ग में है इसलिए ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर करनी 3। फिर हम इसे इन सभी के हर में अलग अलग लिखेंगे तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 3 करनी 3 आई कैप धन यहाँ पर 3 बटे 3 करनी 3 जे कैप धन 3 बटे 3 करनी 3 के कैप। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ बचा 1 बटे करनी 3 1 बटे करनी 3 और 1 बटे करनी 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 3 आई कैप धन 1 बटे करनी 3 जे कैप धन 1 बटे करनी 3 के कैप। तो यहाँ पर सदिश पी के अनुदिश मात्रक सदिश का मान आया है ये। 9वां दिए हुए सदिशों सदिश ए बराबर ये और सदिश बी बराबर ये के लिए सदिश ए धन सदिश बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें सदिश ए धन सदिश बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले सदिश ए धन सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए बराबर 2 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप और सदिश बी बराबर ऋण आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप। तो अब हम सदिश ए धन सदिश बी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सदिश ए का मान है ये तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप और सदिश बी का मान है ये तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप। तो यहाँ से सदिश ए धन सदिश बी बराबर यहाँ पर है 2 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप फिर धन का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप। तो यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी बराबर हम 2 आई कैप में आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण जे कैप में जे कैप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण जे कैप धन यहाँ पर आ जाएगा जे कैप फिर इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0 जे कैप और अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर हम 2 के कैप में 1 के कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पर हमें सदिश ए धन सदिश बी का मान मिल गया तो हम सदिश ए धन सदिश बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे जो हो जाएगा सदिश ए धन सदिश बी बटे सदिश ए धन सदिश बी का परिमाण। फिर यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे जो ये तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन के कैप बटे हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे और यहाँ पर इनका गुणांक है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग तो यहाँ पर आई कैप धन के कैप बटे ये हो जाएगा 1 धन 1 फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2। फिर हम इसे इनके हर में अलग अलग लिखेंगे तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 2 आई कैप फिर इसके हर में तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 बटे करनी 2 के कैप। तो यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी के अनुदिश मात्रक सदिश का मान आया है ये। 10 सदिश 5 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो हम इसमें इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मतलब पहले हम इसमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे फिर उसमें हम 8 का गुणा करेंगे और यहाँ पर हम इसे सदिश ए मानेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश ए बराबर 5 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप। तो अब हम सदिश ए बराबर 5 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए कैप बराबर यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण तो यहाँ से ए कैप बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो ये तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप बटे हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। फिर हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग तो यहाँ से ए कैप बराबर 5 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप बटे करनी। हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 धन यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर ए कैप बराबर 5 आई कैप ऋण जे कैप धन 2 के कैप बटे हम 25 में 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 29 फिर हम 29 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 30। तो ऐसे ए कैप बराबर हम इसे इन सभी के हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे करनी 30 आई कैप ऋण 1 बटे करनी 30 जे कैप धन 2 बटे करनी 30 के कैप। तो अब हम ए कैप के अनुदिश परिमाण 8 वाला सदिश ज्ञात करेंगे मतलब हम इसमें 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा ए कैप। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा
5/30 आई कैप ऋण 1/30 जे कैप धन 2/30 के कैप। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 का 5 में गुणा होगा, तो आ जाएगा 40/30 आई कैप। फिर इसका 1 में गुणा होगा, तो आ जाएगा ऋण 8/30 जे कैप। फिर इसका 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 16/30 के कैप। तो यहाँ पर इस सदिश के अनुदिश वो सदिश जिसका परिमाण 8 है, 40/30 आई कैप ऋण 8/30 जे कैप धन 16/30 के कैप। 11 दर्शाइए कि सदिश ये और ये संरेख है। तो हमें इसमें दर्शाने के यहाँ पर ये दोनों सदिश संरेख हैं, और संरेख होने के लिए सदिश ए बराबर लेमडा गुणा सदिश बी, या फिर सदिश बी बराबर लेमडा गुणा सदिश ए आना चाहिए। और यहाँ पर लेमडा की जगह हमें 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसमें इसे इन दोनों से किसी एक रूप में प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हम इसे सदिश ए मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश ए बराबर 2 आई कैप ऋण 3 जे कैप धन 4 के कैप। और इसे सदिश बी मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश बी बराबर ऋण 4 आई कैप धन 6 जे कैप ऋण 8 के कैप। तो हम इसमें सदिश बी बराबर लेमडा गुणा सदिश ए लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जब इसमें से ऋण 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर सदिश बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, और जब हम इसमें से ऋण 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप ऋण 3, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप धन 4, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। और यहाँ पर ये ऐसा आ गया, तो हम इसकी जगह में सदिश ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी बराबर ऋण 2 सदिश ए। तो यहाँ पर सदिश बी बराबर लेमडा गुणा सदिश ए आ गया, और यहाँ पर लेमडा की जगह में ऋण 2। इसका मतलब है सदिश ए और सदिश बी संरेख है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए और सदिश बी संरेख है। 12 सदिश आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें एल, एम और एन का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने से पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम ए, बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए का मान होता है आई कैप का गुणांक, बी का मान होता है जे कैप का गुणांक, और सी का मान होता है के कैप का गुणांक। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है 1, तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा 1। इस तरह से जे कैप का गुणांक है 2, तो यहाँ पर बी बराबर आ जाएगा 2, और के कैप का गुणांक है 3, तो यहाँ पर सी बराबर आ जाएगा 3। तो हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले एल का मान ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है ए बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। और यहाँ पर ए का मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एल बराबर 1 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग। तो यहाँ से एल बराबर 1 बटे करनी, हम इनका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर 4 धन यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ से एल बराबर 1 बटे हम 9 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर हम 13 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 14। तो यहाँ पर एल का मान है 1 बटे करनी 14। तो अब हम इसी तरह से एम का मान ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है बी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एम बराबर यहाँ पर बी का मान है 2 और इसका मान है करनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे करनी 14। फिर हम एन का मान ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है सी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। फिर यहाँ से एन बराबर यहाँ पर सी का मान है 3 और इसका मान है करनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे करनी 14। तो यहाँ पर इस सदिश के दिक् कोसाइन है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप की दिक् कोसाइन एल बराबर 1 बटे करनी 14, एम बराबर 2 बटे करनी 14 और एन बराबर 3 बटे करनी 14 है। 13 बिंदुओं ए 1, 2, ऋण 3 एवं बी ऋण 1, ऋण 2, 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाले व ए से बी की ओर वाले सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर ये सदिश है, जहाँ पर ये हमारा बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 1, 2, ऋण 3, और यहाँ पर ये हमारा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है ऋण 1, ऋण 2, 1, और यहाँ पर ये ए से बी की तरफ है। तो हमें इसे बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने वाले व ए से बी की तरफ वाले सदिश की दिक् को संज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बिंदु ए बराबर 1, 2, ऋण 3 और बी बराबर ऋण 1, ऋण 2, 1। तो हम ए व बी को मिलाने वाले व ए से बी की तरफ वाले सदिश को ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है सदिश ओ बी माइनस सदिश ओ ए। तो सदिश ए बी बराबर यहाँ बी के निर्देशांक है, तो सदिश ओ बी हो जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप ऋण यहाँ पर एक के निर्देशांक है, तो यहाँ पर सदिश ओ ए हो जाएगा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 3 के कैप। तो यहाँ सदिश ए बी बराबर यहाँ पर ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप, हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन 3 के कैप। तो यहाँ सदिश ए बी बराबर हम ऋण आई कैप में आई कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप, फिर हम ऋण 2 जे कैप में 2 जे कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 जे कैप, फिर हम के कैप में 3 के कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के कैप। तो अब हमें सदिश ए बी का मान मिल गया। तो अब हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, जिसमें हम ए बी व सी के मान ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर ए होता है आई कैप का गुणांक
बी होता है जे कैप का गुणांक और सी होता है के कैप का गुणांक। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है ऋण 2, तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा ऋण 2, और जे कैप का गुणांक है ऋण 4, तो यहाँ पर बी बराबर आ जाएगा ऋण 4, और के कैप का गुणांक है 4, तो यहाँ पर सी बराबर आ जाएगा 4। तो हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे जिसमें हम एल, एम और एन के मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हम एल का मान ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है एल बराबर ए बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एल बराबर, यहाँ पर ए का मान है ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग। तो यहाँ पर एल बराबर ऋण 2 बटे करनी, हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन, यहाँ पर 16 धन, यहाँ पर 16। तो यहाँ से एल बराबर ऋण 2 बटे करनी, हम 16 में 16 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 32, फिर हम 32 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर यहाँ पर एल बराबर ऋण 2 बटे, यहाँ पर करनी 36 है और करनी 36 का मान होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो यहाँ पर एल बराबर आ जाएगा ऋण 1 बटे 3। तो अब हम एम का मान ज्ञात करेंगे जो होता है बी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एम बराबर, यहाँ पर बी का मान आया है ऋण 4 और इसका मान आया है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो यहाँ से एम बराबर आया है ऋण 2 बटे 3। तो अब हम एन का मान ज्ञात करेंगे जो होता है सी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एन बराबर, हम यहाँ पर सी का मान रखेंगे और यहाँ पर सी का मान आया है 4, फिर हम इसका मान रखेंगे और इसका मान आया है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 6, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो यहाँ से एन बराबर आ जाएगा 2 बटे 3। तो यहाँ पर बिंदु ए एवं बिंदु बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ जिस सदिश का दिक् कोसाइन है एल बराबर ऋण 1 बटे 3, एम बराबर ऋण 2 बटे 3 और एन बराबर 2 बटे 3। 14 दर्शाइए कि सदिश आई कैप धन जे कैप धन के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये इन अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब अगर यहाँ पर यह है ओ और यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष और यह है जेड अक्ष, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये इन सभी अक्षों के साथ बराबर कोण बनाना है। तो इसमें एल, एम, एन मतलब कॉस एल्फा, कॉस बीटा व कॉस गामा तीनों के मान बराबर होने चाहिए। तो हम इसमें एल, एम, एन के मान ज्ञात करने, मतलब हम इसमें इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश आई कैप धन जे कैप धन के कैप। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने से पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें ए, बी व सी के मान ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर ए होता है आई कैप का गुणांक, बी होता है जे कैप का गुणांक और सी होता है के कैप का गुणांक। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है 1, जे कैप का गुणांक है 1 और के कैप का गुणांक भी है 1। तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान 1 और सी का मान भी 1। तो हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले एल का मान ज्ञात करेंगे जो होता है ए बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एल बराबर, यहाँ पर ए का मान है 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन, यहाँ पर 1 का वर्ग धन, यहाँ पर 1 का वर्ग। तो यहाँ से एल बराबर 1 बटे करनी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 धन 1 धन 1, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर एल का मान है 1 बटे करनी 3। तो अब हम एम का मान ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है बी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एम बराबर, यहाँ पर बी का मान है 1 और इसका मान है करनी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 3। इस तरह से हम एन का मान ज्ञात करेंगे जो होता है सी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एन बराबर, यहाँ पर सी का मान है 1 और इसका मान है करनी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 3। तो यहाँ पर एल, एम व एन तीनों का मान बराबर हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि एल बराबर एम बराबर एन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस एल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा है। तो अगर यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं तो एल्फा बीटा और गामा तीनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर एल्फा बीटा व गामा तीनों बराबर आए, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश इन अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सदिश का एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण बराबर है, अतः सदिश तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। 15 बिंदुओं P आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप और Q ऋण आई कैप धन जे कैप धन के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में पहला अंतः दूसरा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो बिंदु R इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंतः और बाह्य 2:1 में विभाजित करती है। तो हमें इसमें इस बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें सदिश ओ आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है बिंदु P बराबर आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप और बिंदु Q बराबर ऋण आई कैप धन जे कैप धन के कैप। तो हम पहला अंतः मतलब जब ये बिंदु R इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करती है तो हम इस बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यह है रेखा जहाँ पर यह है बिंदु P और इसके निर्देशांक है आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप।
और यहाँ पर यह है बिंदु क्यू जहाँ पर इसके निर्देशांक है ऋण आई कैप धन जे कैप धन के कैप। और यहाँ पर यह है बिंदु आर जो इस रेखा को 2:1 में विभाजित करती है। तो हम इसका इसी से ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें सदिश ओ आर ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा ऋण आई कैप धन जे कैप धन के कैप धन इसका इसमें गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप बटे हम 2 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1। फिर यहाँ पर सदिश ओ आर बराबर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप। फिर 1 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप बटे हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से सदिश ओ आर बराबर हम ऋण 2 आई कैप में आई कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप। फिर हम 2 जे कैप में 2 जे कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4, यहाँ पर जे कैप। फिर हम 2 के कैप में 1 के कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन के कैप बटे यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से सदिश ओ आर बराबर हम इसे इनके हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/3 आई कैप। फिर हम इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4/3 जे कैप। फिर इसके हर में, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/3 के कैप। तो अब हम दूसरा बाह्य, मतलब जब ये बिंदु आर इस रेखा को बाह्य विभाजित करता है तब हम इस बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यह है रेखा और यहाँ पर यह बिंदु पी जिसका निर्देशांक है आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप। और यहाँ पर यह बिंदु क्यू जिसके निर्देशांक है ऋण आई कैप धन जे कैप धन के कैप। और यहाँ पर बिंदु आर इस रेखा को बाह्य विभाजित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह है हमारा बिंदु आर। तो यहाँ पर बिंदु आर इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है, तो हम बिंदु आर का इसी से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ओ आर बराबर यहाँ पर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा ऋण आई कैप धन जे कैप धन के कैप। और यहाँ पर बिंदु आर रेखा को बाह्य विभाजित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऋण। फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा आई कैप धन 2 जे कैप ऋण के कैप बटे यहाँ पर बिंदु आर बाह्य विभाजित कर रहा है, इसलिए हम 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1। तो यहाँ से सदिश ओ आर बराबर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप धन 2 जे कैप धन 2 के कैप। फिर ऋण 1 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप धन के कैप बटे हम 2 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर सदिश ओ आर बराबर फिर हम ऋण 2 आई कैप में आई कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 आई कैप। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो इससे 1 कट जाएगा, तो बचेगा 0 जे कैप। और अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर हम 2 के कैप में 1 के कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। फिर हम बटे में आ जाएगा 1 और ऋण 3 आई कैप धन 3 के कैप बटे 1 का मान भी ऋण 3 आई कैप धन 3 के कैप होता है। यहाँ पर हमने दोनों स्थितियों पर बिंदु आर का इसी से ज्ञात कर लिया है। मतलब जब बिंदु आर इस रेखा को अंत विभाजित करता है तो यहाँ पर इसका स्थिति सदिश होता है ये, और जब ये बिंदु आर इससे रेखा को बाह्य विभाजित करता है तो यहाँ पर इसका स्थिति सदिश होता है ये। 16 दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश P Q का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बिंदु P बराबर 2, 3, 4 और बिंदु Q बराबर 4, 1, 2। तो हम सदिश P Q का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है सदिश OP धन सदिश OQ बटे हम यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर बिंदु P है ये, तो सदिश OP हो जाएगा 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 4 के कैप धन यहाँ बिंदु Q है ये, तो सदिश OQ हो जाएगा 4 आई कैप धन जे कैप ऋण 2 के कैप फिर बटे में 2। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर है 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 4 के कैप फिर धन का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 आई कैप धन जे कैप ऋण 2 के कैप बटे 2। फिर यहाँ पर बराबर हम 2 आई कैप में 4 आई कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आई कैप। फिर हम 3 जे कैप में जे कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जे कैप। फिर हम 4 के कैप में 2 के कैप घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 यहाँ पर के कैप बटे यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर हम इसे इनके हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 आई कैप। फिर इसके हर में, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4/2 जे कैप। फिर इसके हर में, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2/2 के कैप। फ्रेंड्स 2 1 2 2 3 6 फिर 2 1 2 2 2 4 फिर इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर बचा है 3 आई कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप। यहाँ पर बचा है 2 जे कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 फिर यहाँ पर जे कैप। और यहाँ पर बचा है 1 के कैप, तो हम 1 के कैप को सिर्फ के कैप भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु है 3 आई कैप धन 2 जे कैप धन के कैप। 17 दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके इसी सदिश क्रमशः सदिश ए बराबर ये सदिश बी बराबर ये और सदिश सी बराबर ये है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो हमें इसे दर्शाना है कि यहाँ पर ए बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब यहाँ पर ए बी और सी एक
समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसे दर्शाने के लिए हम इसे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जिसमें त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग किन्हीं दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसीलिए पहले हम इसमें सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश बी सी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश ए सी ज्ञात करेंगे। फिर हम दर्शाएंगे कि इसमें किसी एक भुजा के परिमाण का वर्ग किन्हीं दो अन्य भुजाओं के परिमाण के वर्ग के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बी और सी की स्थिति सदिश क्रमशः सदिश ए बराबर 3i ऋण 4j ऋण 4k, फिर सदिश बी बराबर 2i ऋण j धन k, फिर सदिश सी बराबर i ऋण 3j ऋण 5k। तो हम सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, जो होता है सदिश ओ बी माइनस सदिश ओ ए। तो सदिश ए बी बराबर, यहाँ पर सदिश ओ बी का मतलब है बी का स्थिति सदिश और यहाँ पर बी का स्थिति सदिश है सदिश बी ऋण, इसका मतलब है ए का स्थिति सदिश और ए का स्थिति सदिश है सदिश ए। तो सदिश ए बी बराबर, यहाँ पर सदिश बी का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i ऋण j धन k ऋण सदिश ए का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i ऋण 4j ऋण 4k। फिर यहाँ पर सदिश ए बी बराबर 2i ऋण j धन k, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3i धन 4j धन 4k। फिर यहाँ सदिश ए बी बराबर हम 2i में 3i घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण i, फिर हम ऋण j में 4j को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3j, फिर हम k में 4k जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5k। फिर हम सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात करेंगे, जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग धन यहाँ पर 5 का वर्ग। तो सदिश ए बी का परिमाण बराबर करनी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 धन 9 धन यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर सदिश ए बी का परिमाण बराबर, हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर हम 10 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 35। तो हम इसी तरह सदिश बी सी ज्ञात करेंगे, जो होता है सदिश ओ सी ऋण सदिश ओ बी। तो सदिश बी सी बराबर, यहाँ पर यह सी का स्थिति सदिश जो है सदिश सी ऋण, यहाँ पर यह बी का स्थिति सदिश जो है सदिश बी। तो सदिश बी सी बराबर सदिश सी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा i ऋण 3j ऋण 5k ऋण, हम सदिश बी का मान रखेंगे जो है 2i ऋण j धन k। फिर हम सदिश बी सी बराबर यहाँ पर i ऋण 3j ऋण 5k, फिर ऋण का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2i धन j ऋण k। फिर सदिश बी सी बराबर हम i में 2i घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण i। फिर हम ऋण 3j में j जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 यहाँ पर j। फिर हम ऋण 5k में 1k घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 यहाँ पर k। तो हम सदिश बी सी का परिमाण ज्ञात करेंगे, जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 6 का वर्ग। तो यहाँ सदिश बी सी का परिमाण बराबर हम इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 4 धन यहाँ पर 36। फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 41। तो हम सदिश ए सी ज्ञात करेंगे, जो है सदिश ओ सी ऋण सदिश ओ ए। फिर यहाँ पर सदिश ए सी बराबर, इसका मतलब है सी का स्थिति सदिश जो है सदिश सी ऋण, इसका मतलब है ए का स्थिति सदिश जो है सदिश ए। फिर हम सदिश ए सी बराबर हम सदिश सी का मान रखेंगे, जो होता है i ऋण 3j ऋण 5k ऋण, हम सदिश ए का मान रखेंगे जो होता है 3i ऋण 4j ऋण 4k। फिर हम सदिश ए सी बराबर यहाँ पर है i ऋण 3j ऋण 5k, फिर ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो आ जाएगा ऋण 3i धन 4j धन 4k। फिर हम सदिश ए सी बराबर हम i में 3i घटाएंगे, तो आ जाएगा ऋण 2i। फिर हम ऋण 3j में 4j जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन j। फिर हम ऋण 5k में 4k को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण k। तो हम इसी का परिमाण ज्ञात करेंगे, जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग। फिर यहाँ पर इसी का परिमाण बराबर करनी, हम इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 1। फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने सभी के परिमाण ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर सदिश बी सी के परिमाण का वर्ग बराबर है सदिश ए बी के परिमाण का वर्ग धन सदिश ए सी के परिमाण का वर्ग, क्योंकि सदिश बी सी का परिमाण आया है करनी 41 बराबर इसका परिमाण आया है करनी 35 धन इसका परिमाण आया है करनी 6। फिर हम इनका वर्ग करेंगे, तो आ जाएगा 41 बराबर 35 धन 6। फिर हम 35 में 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 41। तो यहाँ पर ये इनके बराबर है। अतः ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं।
18 त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें से बताना है कि इस त्रिभुज के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर सदिश AB धन सदिश BC बराबर है सदिश AC के। तो यहाँ पर अगर अब इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा सदिश AB धन यहाँ पर सदिश BC बराबर ऋण सदिश CA। और अगर हम इसे पलटेंगे तो ये एक और ऋण देगा जिससे ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर सदिश AB धन सदिश BC बराबर आ जाएगा सदिश AC। तो यहाँ पर हमें सदिश AB धन सदिश BC बराबर सदिश AC मिल गया। तो यहाँ पर पहला कथन तो सत्य है। और अगर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा सदिश AB धन यहाँ पर आ जाएगा सदिश BC बराबर सदिश AC। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। और अगर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश AB धन सदिश BC बराबर सदिश CA। और अगर हम इसे पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण सदिश AC। और हमें इसमें सदिश AB धन सदिश BC बराबर सदिश AC चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा तीसरा कथन असत्य है। अगर हम इसे पलटेंगे तो एक और ऋण देगा जिससे धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश AB धन सदिश BC बराबर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण सदिश CA। फिर हम इसे पलटेंगे तो एक और ऋण देगा जिससे ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश AC। और हमें यही चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल कथन C ही असत्य है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है C। 19 यदि सदिश A और सदिश B दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यदि यहाँ पर सदिश A और सदिश B दोनों संरेख हैं तो हमें बताने कि उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहला कथन सत्य है, क्योंकि सदिश A और सदिश B तभी संरेख होते हैं जब सदिश A बराबर लेमडा गुणा सदिश B या फिर सदिश B बराबर लेमडा गुणा सदिश A हो। तो यहाँ पर सदिश B बराबर लेमडा गुणा सदिश A है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश A और सदिश B संरेख है, इसीलिए हमारा पहला कथन सत्य है। और यह कथन C है सदिश A और सदिश B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कथन C गलत है, क्योंकि क्रमागत घटक मतलब अदिश घटक। और जब सदिश A और सदिश B संरेख होते हैं तो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता ही है। तो यहाँ पर इनके अदिश घटक समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कथन C असत्य है। और यहाँ पर B है सदिश A बराबर धन ऋण सदिश B। तो यहाँ पर सदिश A बराबर लेमडा गुणा सदिश B के हिसाब से यहाँ पर लेमडा का मान धन 1 या फिर ऋण 1 है, लेकिन यहाँ पर लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि संरेख होने के लिए लेमडा का मान धन 1 या फिर ऋण 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा कथन B भी असत्य है। और D है दोनों सदिशों सदिश A तथा सदिश B की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो इसका मतलब है कि दोनों सदिश सदिश A और सदिश B की दिशा समान है, लेकिन उनके परिमाण मतलब उनकी लंबाई विभिन्न है। लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर यह है सदिश A तो यहाँ पर यह हो सकता है सदिश B। मतलब जब इनकी दिशा विपरीत होगी तब भी यहाँ पर सदिश A और सदिश B दोनों संरेख होंगे। तो जरूरी नहीं है कि संरेख होने के लिए सदिश A और सदिश B की दिशा समान हो। तो यहाँ पर हमारा कथन D भी असत्य है। तो यहाँ पर केवल कथन A ही सत्य है, बाकी कथन B, C तथा D तीनों असत्य हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कथन B, C तथा D तीनों सत्य नहीं है।